नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मुग़लों के पतन की। मुग़लों के पतन की शुरुआत कैसे होती है और इसके क्या कारण हैं और क्या-क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं और क्या इसका भविष्य होता है। तो ये एक लंबा चलने वाला हमारा सीरीज़ होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे जुड़े रहोगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे ताकि हर रोज़ आपको इस पर सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए आज मैं अपने पार्ट 1 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं कि किस तरीके से मुग़ल साम्राज्य के पतन की नींव रखी जाती है। मुग़ल साम्राज्य काफ़ी दूर दूर क्षेत्रों तक फैला हुआ था और उस समय के इतिहासकारों ने इसकी सांस्कृतिक और सैनिक शक्ति की काफ़ी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये जो साम्राज्य था ये बुरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गया। लगभग 50 साल की छोटी सी अपनी आयु में ये साम्राज्य पूरी तरीके से जो है एक तरीके से पूरा छिन्न भिन्न हो गया, क्योंकि जो 50 साल की अवधि थी, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद के 50 साल होते हैं, उसमें एक भी मुग़ल बादशाह इस टाइप का नहीं था जो इसको संभाल सके। अपने 50 साल की छोटी सी अवधि में एक के बाद एक मुग़ल बादशाह सिंहासन पर बैठे, लेकिन सब ने जो है पूरे तरीके से इसको बर्बाद कर डाला। उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर अनेक साहसी व्यक्तियों ने अपने स्वतंत्र रियासतें स्थापित कर ली और केंद्रीय नियंत्रण से आज़ाद हो गए। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इतनी अधिक समस्याएं उत्पन्न कर दी थी कि उनका समाधान करना उनके लिए बहुत ही असंभव सा हो रहा था। अगर सच कहा जाए तो उनमें से कुछ उसे विरासत में मिली थी, यानी औरंगजेब को, लेकिन उनमें से बहुत को उसने खुद ही उत्पन्न किया था। इन सब ने मिलकर मुग़ल साम्राज्य की नींव को बुरी तरीके से हिला दिया था और इसका कारण रहा मुग़ल साम्राज्य का पतन। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय राजनीतिक तथा वित्तीय दृश्य पतन, जड़ता और समाप्ति का प्रतीक था। मुग़ल साम्राज्य की शान बीता हुआ इतिहास बन रही थी। इसका दुख भरा अंत अब शुरू हो चुका था। इतिहासकार लेनपूल लिखते हैं, औरंगजेब के शासनकाल के अंत से पहले ही हिंदुस्तान में गड़बड़ी शुरू हो गई थी, अर्थात उसके शासन में गड़बड़ियाँ शुरू हो गई थी और भावी समाप्ति के संकेत प्रकट होने लगे थे। वे कहते हैं कि जैसे कोई सशस्त्र एवं मुकुटधारी लाश धूल में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से मुग़लों के राज्य का पतन उस समय हुआ जब इसकी रक्षा करने वाला महान नाम बाकी न रहा। ऐसा दिखाई देता था मानो धरती की असीम कारीगरी तथा मूल्यवान रत्नों से जड़ा एक शानदार महल अपने रक्षकों की कमजोरियों के कारण नष्ट हो गया हो। यदि औरंगजेब अपनी ही योग्यता तथा नैतिक स्तर का कोई वारिस भी छोड़कर जाता, तब भी विघटन की प्रक्रिया को शायद ही रोका जा सकता। बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि इसका इलाज संभव नहीं था। तो ये जो शब्द हैं, ये इतिहासकार लेनपूल के शब्द हैं मुग़लों के पतन को लेकर। 20 फरवरी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इस समय मुग़ल साम्राज्य में 21 सूबे यानी प्रांत थे। एक अफगानिस्तान में, 14 उत्तरी भारत में और 6 दक्कन में थे। उत्तर में कश्मीर तथा हिंदकुश से लेकर दक्षिण की ओर गजनी के उत्तर से 36 मील की एक रेखा तक सारे अफगानिस्तान में फैला हुआ था। पश्चिमी तट पर सिद्धांत रूप से अगर देखा जाए तो यह गोवा की उत्तरी सीमा तक तथा बेलगाम और तुंगभद्रा नदी का विस्तृत तक फैला हुआ था। अशोक की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान के किसी भी सम्राट ने इतने विस्तृत क्षेत्र पर शासन नहीं किया था। 1686 से 89 के वर्ष मुग़लों की राजनीति बुलंदी के प्रतीक थे, जबकि बीजापुर तथा गोलकुंडा इसमें विलीन हुए और
मराठों की शक्ति धूल में मिल गई। यानी ये वो काल था 1686 से 89 का, जो इन मुगलों का एक तरीके से पीक पीरियड था, जब इसमें बीजापुर और गोलकुंडा भी जो है शामिल हो गए थे इनके साम्राज्य में, और मराठों की जो शक्ति थी वो भी पूरी तरीके से छिन्न भिन्न थी। लेकिन साम्राज्य का इतना अधिक विस्तार और शक्ति का बहुत कमज़ोर हो जाना ही इसके पतन का एक कारण बनता है। यह इतना अधिक था कि एक व्यक्ति एक केंद्र से इस पर शासन नहीं कर सकता था। इस प्रकार से दोस्तों मुगल साम्राज्य का पतन होना अब निश्चित था। इसमें और क्या क्या घटनाएं होती हैं ये पूरी मैं अब आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। आप मुझसे जुड़े रहिए, मैं छोटे छोटे पार्ट्स में हर जानकारी आपको देता रहूँगा। चलिए आज इतना, कल फिर मिलूँगा, तब तक के लिए अलविदा। अपना ध्यान रखना, आपका दिन शुभ हो।